हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस नए सत्र 2021 एंड 22 में। मैं पीके सेठी, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जैसलमेर, आप सभी का इस नए सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आपको जूलॉजी सब्जेक्ट को इस कोरोना पीरियड में जो ऑनलाइन डायरेक्शंस हमें प्राप्त हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जूलॉजी का अध्ययन मैं आपको कराऊंगा। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के एक पेपर को स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो हमारा पेपर है ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी का हमारा पेपर है, जिसमें हम एम्ब्रियो अर्थात भ्रूण के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम जो एम्ब्रियो है उस एम्ब्रियो से रिलेटेड जो हमारी ब्रांच है जिसे हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, इस से हमारी बात को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। एम्ब्रियोलॉजी, जिसे हम हिंदी में भ्रूणिकी भी कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी मीन्स जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम भ्रूण के एम्ब्रियो के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं सिंपल वर्ड्स में, जिसमें हम एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं। और एक वर्ड होता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इन दोनों वर्ड्स को कई बार एक दूसरे का सिनोनिम्स मान लिया जाता है, एक दूसरे का पर्याय मान लिया जाता है कि ये दोनों एक ही वर्ड है, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या होता है कि एम्ब्रियोलॉजी में हम केवल एम्ब्रियो के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, एम्ब्रियो क्या है, कैसे है। लेकिन डेवलपमेंटल बायोलॉजी में या मैं यूँ कहूँ कि एम्ब्रियोलॉजी में हम जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनता है तो किस तरीके से जाइगोट से एम्ब्रियो का विकास होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब एम्ब्रियो बनने की जो प्रोसेस है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होती है उसके बारे में हम एम्ब्रियोलॉजी में अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम एम्ब्रियो फॉर्मेशन से पूर्व की भी जो प्रोसेस होती है, जिसमें गैमेटोजेनेसिस आ जाता है अर्थात युग्मक जनन आ जाता है, फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन आ जाता है, और आगे भ्रूण का डेवलपमेंट तो है ही। तो सिंपल वर्ड्स में हम बात करें तो एम्ब्रियोलॉजी केवल जाइगोट से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट का अध्ययन है। लेकिन डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो है इसमें हम भ्रूण में के बनने से पहले उसमें युग्मक का निर्माण कैसे होता है इसका भी अध्ययन करते हैं, गैमेटोजेनेसिस का भी, फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन का भी अध्ययन करते हैं, और निषेचन के बाद जब जाइगोट बनता है तो उस जाइगोट से किस तरीके से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसके बारे में भी हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में अध्ययन करते हैं। तो चलिए, तो ये जो एम्ब्रियोलॉजी है इसमें एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट हो रहा है इसका मैं पहले आपको एक सिस्टम बता देता हूँ। उस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हमारे इस बुक में चैप्टर रहेंगे। तो ये जो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है इसमें आप देखिए कि क्या होता है। हम एनिमल्स की बात करें तो हायर एनिमल्स में जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है। तो मेल है और फीमेल, मेल से मेल गैमेट बनते हैं अर्थात स्पर्म, और फीमेल से फीमेल गैमेट बनते हैं ओवम या एग, कुछ भी अंग है। तो ये जो प्रोसेस है जहां पर गैमेट बने, इस गैमेट बनने की प्रोसेस को हम नाम दे रहे हैं गैमेटोजेनेसिस। ओके, गैमेटोजेनेसिस होने के बाद इन दोनों में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन से ही दोनों मिलकर आपस में एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर देंगे जिसका नाम क्या होगा, जाइगोट। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि जो स्पर्म है ये भी हैप्लॉइड है और ओवम है ये भी कैसे है, हैप्लॉइड है। आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर्स जब हम स्टार्ट करेंगे गैमेटोजेनेसिस के, ये हैप्लॉइड क्यों होते हैं। अभी हम बता रहे हैं कि हैप्लॉइड है और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये डिप्लॉइड हो जाएंगे, जैसा कि हम भी डिप्लॉइड है। इसके बाद जो जाइगोट होता है, इस जाइगोट से आगे चलकर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, और इस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में
बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। जैसे जाइगोट है, इसमें सबसे पहले क्लीवेज होगा, क्लीवेज के बाद इससे ब्लास्टुला बनेगा, ब्लास्टुला के बाद इससे गैस्ट्रुला बनेगा, और फिर इसके बाद इसमें ऑर्गेनोजेनेसिस होगी, और भी विभिन्न प्रकार के मॉडिफिकेशंस वगैरह होंगे, और फाइनली हमारे पास इसमें इसका फॉर्मेशन हो जाएगा एम्ब्रियो। तो ये एक डेवलपमेंटल बायोलॉजी में किस तरीके से एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, मैंने आपको एक आरेख के द्वारा मैंने आपको बताया। तो ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है कि इस तरीके से ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। दरअसल हम हिस्ट्री की बात करें तो पूर्व समय में, बहुत प्राचीन समय में हम बात करें तो जब साइंस इतनी डेवलप नहीं हुई थी, तो जो बच्चे हैं इनको अलग अलग तरीके की भ्रांतियाँ थी। समाज में लोग बच्चों को ईश्वर की देन माना करते थे। हमें ये भी पता है कि आज भी बहुत सारे लोग हैं जो जब बच्चे होते हैं तो जो कई घरों में हम देखते हैं कई महिलाएं केवल लड़कियों का जन्म हो जाता है तो उसको का ब्लेम भी जो है वो महिलाओं पर देते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ेंगे और आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि पुरुष के जो वाई क्रोमोसोम होते हैं उनका योगदान होता है, मेल या फीमेल किस तरीके की संतति डेवलप होगी। तो इस तरीके की भ्रांतियाँ थी पहले के काल में। और तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी का जो एक हम कहें कि सुव्यवस्थित जो अध्ययन है वो एरिस्टोटल, अरस्तु ने किया था। अरस्तु जिनको हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, बायोलॉजी में उन्होंने बहुत सारा अध्ययन किया। फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं, जूलॉजी के लिए भी उन्होंने बहुत सारा अध्ययन किया, और उन्हीं अरस्तु को, एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं। इन्होंने 500 ईसा पूर्व भ्रूण के विकास का सुव्यवस्थित अध्ययन किया, एक सीक्वेंस से अध्ययन किया, और इसलिए मैंने आपको बताया कि इन्हें हमने किस उपाधि से नवाजा, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। आपको यहाँ पर ये नोटिस करना है कि एरिस्टोटल का बहुत ज्यादा योगदान रहा है हमारी बायोलॉजी की फील्ड में। हमने इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा है, फादर ऑफ जूलॉजी कहा है, और साथ में अब हम जो पढ़ रहे हैं ब्रांच उसमें हमने इसका जनक भी, यानी एम्ब्रियोलॉजी का जनक भी किसको बोला है, एरिस्टोटल को बोला है। एरिस्टोटल के बाद आगे का जो एम्ब्रियोलॉजी का कालखंड है, जो समय है कि किस तरीके से इसमें रिसर्च हुई, भ्रूण के विकास का कैसे पता लगाया, तो इस पूरे कालखंड को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। ये दो भाग कौन कौन से हो जाते हैं, इनमें एक तो हो जाता है भाग पूर्व रचनावाद, और एक हो जाता है पश्च रचनावाद या पश्चजनन या अनुजनन। पश्च रचनावाद या हम कहें इसको अनुजनन। पूर्व रचनावाद प्री फॉर्मेशियोनिज्म, और पश्च रचनावाद या अनुजनन जिसे हम एपिजेनेसिस कहते हैं। तो ये दो पार्ट में हमने इस कालखंड को बांटा। बांटने का हमारा आधार क्या है कि एक्चुअली में कुछ साइंटिस्ट तो ऐसे थे जो ये मानते थे कि जो एम्ब्रियो बनता है उस एम्ब्रियो के जो कैरेक्टर्स होते हैं, उसका के जो गुण होते हैं, उसका जो छोटा रूप होता है वो युग्मकों में पहले से ही, गैमीट में पहले से ही मौजूद होता है। मतलब गैमीट्स में छोटे छोटे एम्ब्रियो पहले से ही मौजूद होते हैं। तो ये तो पूर्व रचनावाद वाले थे जो फर्टिलाइजेशन से पहले ही एम्ब्रियो का अस्तित्व मानते हैं, और पश्चिम रचनावाद वाले वो साइंटिस्ट हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद मानते हैं कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। प्रेजेंट में हम जानते हैं कि एपिजेनेसिस यानी अनुजनन की थ्योरी जो है वो यही करेक्ट है। हमें पता है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद ही डिसाइड होता है कि जो ऑफस्प्रिंग है यानी जो संतति है वो मेल होगी कि फीमेल होगी, जो भी है। तो अनुजनन जो थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट थे वो सही थे, पूर्व रचनावाद वाले जो साइंटिस्ट हैं वो सही नहीं थे। लेकिन फिर भी हम चूंकि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमें हिस्ट्री को सीखना चाहिए, क्योंकि गलतियों को सीख कर ही हम सही की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो साइंटिस्ट जो है उन्होंने जो काम किया उनमें क्या मिस्टेक्स थी उनके बारे में जानना है। तो पूर्व रचनावाद में हम क्या देखते हैं कि जैसे कि बताया पहले से ही भ्रूण मौजूद होता है गैमीट्स में, तो
इन्होंने गैमेट जैसे कि दो है हमारे पास मेल और फीमेल गैमेट, तो इन्होंने इस आधार पर जो है इस पूर्ण रचनावाद को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इनमें कुछ साइंटिस्ट जो ये मानते थे कि भ्रूण का जो लघु रूप है वो स्पर्म में होता है, शुक्राणु में होता है, ठीक है। तो एक तो स्पर्मिस्ट थे जो कि स्पर्म के अंदर एग्जिस्ट मानते थे कि भ्रूण स्पर्म के अंदर होता है पहले से, और दूसरे ओविस्ट थे जो ये मानते थे कि जो एम्ब्रियो का जो सूक्ष्म रूप है वो ओवम के अंदर पहले से मौजूद होता है। तो दो भागों में इन साइंटिस्टों को हमने बांट दिया था। तो जो शुक्राणु में पहले से मौजूद मानते थे भ्रूण का अस्तित्व, ऐसे साइंटिस्टों में तो ल्यूवेनहॉक का नाम आता है, और जो ओवम के अंदर भ्रूण के लघु रूप को एग्जिस्ट मानते थे पहले से, उसमें चार्ल्स बोनेट का नाम आता है। तो फाइनली हमने बताया कि इनकी थ्योरी जो है वो ठीक नहीं थी। इसके अलावा एक विलियम हार्ट्सोकर नाम से एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि स्पर्म के अंदर भ्रूण के बहुत छोटे छोटे रूप उपस्थित होते हैं जिसे लिटिल मैन कहा जाता है। तो इस तरीके की भी बातें आएगी। अब हम बात करते हैं अनुजनन के बारे में, पश्च जनन के बारे में। तो इसके जो समर्थक थे वो कार्ल वॉन बेयर थे। कार्ल वॉन बेयर वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये साबित किया कि जो एम्ब्रियो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद ही डेवलप होता है। इन्होंने कई सारी अपनी बुक्स भी लिखी इसके बारे में। 2-3 बुक्स हमारी जो आपकी बुक है जूलॉजी की बीएससी की, उसमें 2-3 बुक्स के नाम भी दिए हुए हैं कि इन्होंने कौन कौन सी बुक्स उसके बारे में लिखे हैं, आप वहाँ से नोट करेंगे उनको। तो कार्ल वॉन बेयर ने चूँकि बहुत अच्छा कार्य किया, एक सटीक जानकारी दी, तो इसलिए कार्ल वॉन बेयर को फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहा गया, क्योंकि अरिस्टो के काल में ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी। उन्होंने बताया तो था कि भ्रूण किस तरीके डेवलप होता है, लेकिन बहुत सारी भ्रांतियां हैं जिन्हें अरिस्टो दूर नहीं कर पाए थे। तो कार्ल वॉन बेयर ने इन भ्रांतियों को दूर किया, तो कार्ल वॉन बेयर को फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहा गया। तो आज हमने जाना कि फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी नहीं, फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी कहा गया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि हमारा ये जो पेपर है जो हम एम्ब्रियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं ये क्या है, एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैंने आपको सूक्ष्म में जानकारी दी है ब्रीफ में। आगे की क्लासेज में हम एक एक करके जो मैंने आपको बताया है एम्ब्रियोलॉजी के आरेख, उसके अकॉर्डिंग हम अपने नेक्स्ट चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम गैमेटोजेनेसिस को पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन को पढ़ेंगे, इनके जो एक्सेप्शंस वगैरह होते हैं उनको पढ़ेंगे, और ये जो मैंने जितने भी नाम लिखे हैं, जितने भी टर्म्स लिखे हैं, सारे टर्म्स के बारे में हमारे अलग अलग चैप्टर्स हैं जिनके बारे में हम आने वाले वीडियोज में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।